दोस्तों एक बार फिर से आपका इंडोनेशिया ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार पटना के एक नए लोकेशन पे आया हूँ, जिस पटना को कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बसाया था। उस समय उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही पाटलिपुत्रा आधुनिकता की दौड़ में एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेगा जो बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। आज का हमारा पटना जहां एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने अपने ऐतिहासिक क्षणों को समेट कर रखा हुआ है। आज के समय में हमारे पटना में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो पूरे बौद्ध जगत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हम आपको ऐसे प्लेस पे घुमाने लाए हैं जिसकी एक अलग ही पहचान है। आज हम आपको एक्सप्लोर करेंगे पटना जंक्शन पर स्थित बुद्धा स्मृति पार्क की। आज मैं बुद्धा पार्क के पूरे इतिहास को खंगाल कर आपके सामने रख दूंगा कि ये पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो चलिए चलते हैं हम बुद्धा पार्क के अंदर। ये आप बुद्धा पार्क का बाहरी हिस्सा देख रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे अंदर की ओर। उससे पहले हमको एक टिकट लेना पड़ेगा। चूंकि मैं आपको सिर्फ आज पार्क एक्सप्लोर करके बताऊंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको आना है तो यहाँ पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसपे आप टाइमिंग भी लिखा हुआ है, कौन से टिकट का दाम कितना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्क के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि सोमवार के दिन आपको यह पार्क पूरी तरह से बंद रहता है। बुद्धा पार्क का 20 का टिकट कुछ आपको ऐसा लगेगा देखने में। पार्क का एग्जिट पॉइंट ये है और एंट्रिंग पॉइंट वो रहा। और देखिए आपको कुछ इस तरीके का पूरा आपको नज़ारा पार्क में देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे लगेज वगैरह जो लाते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे शायद जमा हो जाता है। इस पार्क की खूबसूरती को आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्क ही इतना खूबसूरत है कि पूछिए मत। साइड पूरा बांस का पेड़ है, आप देख सकते हैं। और मैं जिस साइड से आया हूँ उस साइड का कुछ इस तरह का व्यू आता है, देखिए। तो अभी मैं आपको जिस साइड ले जा रहा हूँ वो बुद्धा स्मृति पार्क में स्थित बुद्धा स्मृति म्यूजियम, जहाँ पे भगवान बुद्ध के कई अवशेषों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से संरक्षित करके रखा गया है और बहुत ही सुरक्षित रखा गया है। ये भगवान बुद्ध हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और वो ध्यान मुद्रा में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पार्क में जो आप बुद्धा स्मृति म्यूजियम देख रहे हैं, इस म्यूजियम को कोई साधारण म्यूजियम आप मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो दुनिया के बहुत सारे देशों में भी देखने को नहीं मिलती है। और ये जो पूरा म्यूजियम है ये 7 गैलरी में बटा हुआ है। पहले गैलरी में भगवान बुद्ध से रिलेटेड वीडियो और विजुअल दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री होता है। लगभग 10 मिनट का ये वीडियोज होता है। उसमें भगवान बुद्ध के जीवन की तमाम घटनाओं को दिखाया गया है डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, जो कि हमको शांति का संदेश देती है और एक अच्छा इंसान बनने की सीख भी देती है। म्यूजियम के अलग अलग गैलरी में अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई है भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के 6 देशों के बहुत सारे अवशेष हैं जो इसी म्यूजियम में लाकर संजो कर रखे गए हैं। तो ये रहा आपका बुद्धा स्मृति पार्क में बुद्धा स्मृति म्यूजियम, जो कि इस पार्क का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अंदर जाने के लिए अलग से टिकट कटवाना पड़ता है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। और ये कुछ म्यूजियम के जो साइड वाइज है, ये आपको इस तरह का पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्री है जो बगल में लगा हुआ है और सिस्टमैटिक ढंग से जो सजा हुआ है, उसकी वजह से ये जो पार्क है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। कि ये जो दृश्य है अभी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज मैं जो आपको ब्लॉगिंग कर रहा हूं, यहाँ पे इस पार्क के अंदर गार्ड्स ने मुझे सेल्फी स्टिक का यूज करने को मना किया था, इसलिए मैं आपको हैंड से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूं। तो अगर शेकिंग कर रहा होगा वीडियो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो जंक्शन की ओर जाता है, ये वो रोड है। और यहाँ पे पार्क में आपको जगह जगह पे पानी पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है। पार्क का आप साइड व्यूज देख रहे हैं।
कि इधर टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था किया गया है साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सब टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा आपको देखने को मिल रहे होंगे इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में। इस पूरे पाथ पे टाइल्स बिछाई गई है और लाइट्स की भी इतनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है कि आप रात में भी यहाँ पे आसानी से घूम सकते हैं। ये पार्क का साइड वाला हिस्सा है जहाँ पे बाबू सोना जादू टोना खूब होता है। और इस पार्क में एक खास चीज ये की गई है कि इस पार्क में जो फ्लैट जमीन था यहाँ पे मिट्टी भर के एक पहाड़ का, एक हिल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इस पार्क का ये हिस्सा जो हरियाली है उसकी वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखिए ये एकदम पहाड़ का लुक दिया गया है जो कि बैठने के लिए काफी अच्छा है, ये लग रहा है देखने में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसी पार्क का हिस्सा है। ये बिल्डिंग जिसमें भगवान बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। मैं पार्क का एक एक पार्ट आपको दिखाने वाला हूं, इसीलिए आप मेरे साथ इंडोनिस्ट ब्लॉगर चैनल पे बने रहें। ये पार्क में जो पाथ बनाया गया है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो चीजें बनाई गई है वो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा हूं अभी। और ये तालाब जैसा, झील जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पे शायद पहले झरना हुआ करता होगा, इसीलिए ये इस तरह से आपको स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी मैं जिस प्लेस पे आया हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्सा है। इसे ब्रिटिश सरकार ने एक जेल के तौर पे बनवाया था और ये जो जेल था बांकीपुर सेंट्रल जेल के नाम से ये जाना जाता था। 2010 से पहले तक पूरे हिस्से में ये क्या था तो पूरा सेंट्रल जेल हुआ करता था, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार की सरकार ने इस सेंट्रल जेल को बेउर जेल में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद ये पूरा जमीन खाली था। उसके बाद जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं उन्होंने इस बांकीपुर सेंट्रल जेल को तोड़कर एक नया पार्क बनाने का ऐलान किया था और इस पार्क को डिजाइन करने का श्रेय जो जाता है वो विक्रम लाल सिंह को जाता है। बांकीपुर सेंट्रल जेल को एक यादगार के तौर पे रखा गया है ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो उसको हमेशा याद रखे कि यहाँ कभी जेल हुआ करती थी। आजादी के समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस जेल में गए थे और बिहार के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता इस जेल की यात्रा कर चुके हैं। अब इस जेल के हिस्से को जो छोटे भाग में मौजूद है उसको एक पार्क का रूप दिया गया है। कुछ ऐसा बांकीपुर सेंट्रल जेल का ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। पटना में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो डच सरकार ने भी बनाया था, क्योंकि वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक अफीम के धंधे को बहुत बड़े स्तर पर चलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पटना को अपना प्रमुख शहर बनाया था, जिसके वजह से उन्होंने कई गोदामों का निर्माण किया था, कई बड़े बड़े सरकारी इंपॉर्टेंस बिल्डिंग का निर्माण किया था और कई चर्चों का निर्माण किया था। पार्क का जो दक्षिणी साइड दिखा रहा हूँ, साउथ वाला जो पार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के गार्डन दिखाई देंगे जहाँ पे केवल प्लांट लगे रहते हैं और ये पूरी तरह से ये साइड वाला हिस्सा है। फिलहाल आप ये हिस्सा देखिए। इस हिस्से को इसीलिए खास तौर पे इसको सुरक्षित रखा गया है क्योंकि ये हमारी सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ी इस जगह को याद रखे कि यहाँ पे कभी बांकीपुर सेंट्रल जेल हुआ करती थी जो कि गुलामी का प्रतीक थी और इसी गुलामी की प्रतीक को बिहार सरकार ने इसमें एक पार्क को बनाकर हटाने का काम किया है। फिलहाल मैं आपको ये जो बांकीपुर सेंट्रल पार्क का हिस्सा है मैं केवल आपको अभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पे बांकीपुर सेंट्रल जेल का हिस्सा देखा जिसे एक पार्क के रूप में तब्दील कर दी गई है, लेकिन अगर इसके इंटरनल भाग को देखिएगा तो ये खंडहर के रूप में तब्दील होती हुई नजर आती है। और इस पार्क को बनाने का श्रेय पूरी तरह से नीतीश कुमार को दिया जाता है क्योंकि ये पार्क उन्हीं के दिमाग की उपज थी। उन्होंने ही फैसला लिया था कि बिहार के पटना जंक्शन के पास एक ऐसा चीज का निर्माण हो जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता हो। उनके दिमाग में एक ही चीज आया कि अगर ऐसे चीज का निर्माण करना है तो भगवान बुद्ध से बेहतर और कोई विकल्प ही नहीं हो सकता। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पार्क का जो निर्माण हुआ है वो 22 एकड़ में हुआ है और 125 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। ये बुद्धा स्मृति पार्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो स्तूप है 200 फीट की ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई है और इस स्तूप में जो है वो भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, अस्थि कलश को रखा गया है। ये विश्व का ऐसा पहला स्थल है
जहाँ पे भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को पब्लिक के दर्शन के लिए रखा गया है। और दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे भगवान बुद्ध के अवशेषों को दर्शन के लिए पब्लिक के हवाले किया गया है। इस करुणा स्तूप के अंदर में पूरे कांच जो आप देख रहे हैं उसके अंदर में भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1958 में वैशाली जिले में जब खुदाई हुई थी तो वहां से भगवान बुद्ध के अति दुर्लभ अस्थि अवशेष मिले थे, जो कि 1972 तक वैशाली के संग्रहालय में ही रखा गया था। लेकिन बिहार सरकार ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये जो भगवान के अति दुर्लभ अस्थि कलश है उसको पटना के संग्रहालय में लाकर रख दिया था। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार को लगा कि पटना संग्रहालय में इसका उचित जगह नहीं है, तो जब इस बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण हुआ था तब इसी पार्क में इस पाटलिपुत्र करुणा स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को लाकर रखा गया था। और इस पार्क का उद्घाटन जो है बौद्ध धर्म के बड़े धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा 27 मई 2010 को करवाया गया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भगवान बुद्ध के 2554वीं जयंती के अवसर पे इस पार्क को पब्लिक के हवाले किया था। दलाई लामा ने जो 2 वृक्ष लाया था उनमें से एक था श्रीलंका से और दूसरा था वैशाली जिले से, जिस वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इस वृक्ष के बारे में मैं आपको पूरे इतिहास को बताऊंगा। पहले आप इस वृक्ष को देखिए, ये वही पीपल का वृक्ष है जिसे बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा ने रोपा था, जो कि अभी तिब्बत से निर्वासित हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिए हुए हैं। इस पार्क को मेमोरियल पार्क के साथ साथ महामेघवाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ये वृक्ष है और दूसरा वृक्ष आपको वो रहा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई थी और कब इसका उद्घाटन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे टोटल जानकारी आपको दिखाई दे रही होगी। जो बौद्ध वृक्ष है, ये जो पीपल का वृक्ष है, उसके बारे में मैं आपको और इतिहास के अंदर ले जाऊंगा। तो अभी आप बोधि वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि उस पीपल के वृक्ष को देख रहे हैं जिसकी पेड़ की छाया के नीचे भगवान बुद्ध को 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही बोधि वृक्ष है। देखिए यहाँ पे 2 वृक्ष दलाई लामा के द्वारा रोपा गया था और एक वृक्ष हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा रोपा गया था। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, सनातन धर्म के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस दिन हर साल नीतीश कुमार यहाँ पे इस पार्क की परिक्रमा करने आते हैं और पूजा पाठ करने आते हैं। 22 एकड़ में फैले इस पार्क को कई सेक्शन में बांटा गया है। अभी आप बोधि वृक्ष वाले हिस्से को देख रहे हैं जिसे मेमोरियल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और महामेघवाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप उस पवित्र हिस्से को देख रहे हैं जहां पे कभी भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इस महाबोधि वृक्ष के बारे में मैं आपको एक ऐतिहासिक चीज बताता हूँ। सम्राट अशोक मगध के सम्राट हुआ करते थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को दुनिया के कई देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजा था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में उन्होंने इतना ज्यादा रक्तपात किया था जिसकी वजह से उनका हृदय बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कोई भी खून खराबा न करने की कसम खाई थी और पूरी दुनिया में शांति फैलाने का एक अपना संकल्प धारण कर लिया था। इसी के तहत उन्होंने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा था। तो हुआ क्या था कि सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, वो वैशाली से एक बोधि वृक्ष के मेन हिस्से को ले गए थे और वहां पे उन्होंने श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप में उस महाबोधि वृक्ष के इंपॉर्टेंट पार्ट को वहां पे रोपा था। उसी वृक्ष के हिस्से को यहाँ पे दोबारा श्रीलंका के प्रतिनिधि मंडल ने इस पार्क के उद्घाटन के दौरान ला कर दिया था। जितनी भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश देखते हैं वहां पे जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ है वो दरअसल सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान ही बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। तो अभी आप बुद्धा पार्क का वो हिस्सा देख रहे हैं जो कि सुबह में मॉर्निंग वॉक करने की काम आती है। आप उस साइड जो देख रहे हैं वो दीवार है। इस पार्क में जो लाइट लगी हुई है आप खुद देखिए। तो मतलब हम लोग जो पैसा टिकट के रूप में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको काफी अच्छे से हमारी जो स्टेट की सरकार है उसको खर्च कर रही है। और साइड वाइज जो लाइट लगी हुई है उसकी वजह से ये जो ट्रैक बना हुआ है वॉकिंग के लिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी वजह से ये पार्क पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। दुनिया भर के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं वो हर साल ठंडे के दिनों में
बहुत ही ज्यादा संख्या में इस पार्क को विजिट करने आती हैं, क्योंकि उनको भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को देखना होता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे पब्लिकली भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। वो जो आप कांच का शीशा देख रहे हैं, उसी के अंदर पूरे एयर कंडीशन पार्ट में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को एक खास बर्तन में रखा गया है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के साथ साथ बौद्ध धार्मिक देशों से लाए गए कई अवशेषों को भी बहुत ही अच्छे ढंग से रखा गया है। करुणा पार्क के अंदर अगर आपको चीजों को जाकर देखना है तो उसके लिए अलग से 50 रुपए की टिकट की व्यवस्था की गई है। सबसे टॉप पॉइंट पे जाने के लिए आपको 3 लेयर के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये जो है बिल्कुल एकदम जिलेबी की तरह रास्ता मोड़ कर बनाया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। ये आप पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप को देख रहे हैं, जो कि इस पार्क का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 200 फीट ऊंचा है, जिसको एक खास तरह के स्ट्रक्चर से बनाया गया है, जिसका 8 रिएक्टर का भूकंप भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। स्विमिंग पूल के जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें पूरी तरह से हमेशा आपको पानी ही दिखाई देगा। ये इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। पार्क में 7 बजे के आसपास लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है। और ये जो पानी है, इस पानी में पहले फाउंटेन, झरना वगैरह हुआ करता था। देखिए, जो मैं आपको रास्ते का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहां से कुछ इसी तरीके का आपको रास्ता दिखाई देगा। देखिए, बिल्कुल ऐसे टर्न कर्व की शेप में यहाँ पे इसको टर्निंग बनाया गया है। और इसी तरह से जो आप टर्न करते जाइएगा तो उस जो करुणा स्तूप का जो टॉप पॉइंट है, वहां पे आप पहुंच जाइएगा, जहां पे ग्लास लगा हुआ है। कुछ इस तरीके का आपको शाम के समय में आपको बुद्धा स्मृति पार्क देखने को मिलेगा। देखिए, बच्चे कितने अच्छे से दौड़ रहे हैं। तो यही होता है बचपन। देखिए, 3 लेयर में मैंने बताया था कि 3 लेयर में इस रास्ते को बनाया गया है। और इस तरह से डिजाइन किया है विक्रम लाल सिंह ने इस पार्क को कि कोई भी एक पहली नजर में इसको अपना दिल दे बैठेगा देखने के बाद। तो अभी मैं आपको करुणा स्तूप के पास का वो टोटल चीज मैं बारीकी से दिखा रहा हूं, ताकि अगर आप इस पार्क को विजिट नहीं भी किए होंगे तो आपको ये अफसोस नहीं लगे कि मैंने इस पार्क को कभी देखा नहीं है। और ये कुछ प्लांट्स वगैरह, शो प्लांट लगाया गया है डिजाइन देकर, इस पार्क की खूबसूरती को, करुणा स्तूप की खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पार्क का एक ज्यादा फीचर मुझको ये अच्छा लगा कि इस पार्क में जो लाइट लगाई है बीच बीच में, इस पार्क की खूबसूरती को आप अंधेरा होने दीजिए, इसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे नाइट होता जाएगा, ये जो लाइट है इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाती जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए इंडोनेशियन ब्लॉगर के साथ, मैं आपको और भी इस पार्क की खूबसूरती को एक्सप्लोर करूंगा। बुद्धा स्मृति पार्क की हर एक खूबसूरती को बारीकी से दिखा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लैंगहर्स्ट नाम के पुरातत्ववेदा ने वैशाली जिले में जब खुदाई की थी तो वहां पे 500 से ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। और ये जो बुद्ध की तमाम मूर्तियां मिली थी वो 11वीं सदी की बताई जाती है। और ये जो मूर्तियां थी ब्लैक पत्थर से बनी हुई थी। और ये मूर्तियां जो थी वो काफी ज्यादा अति दुर्लभ मानी जाती हैं। इन मूर्तियों को 1972 तक तो वैशाली के संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन जैसे ही हमारी बिहार सरकार को आशंका हुई कि वैशाली जिले के संग्रहालय में भगवान बुद्ध की अति दुर्लभ मूर्तियां सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने सारी मूर्तियों को पटना के संग्रहालय में लाकर रख दिया। तो आप पटना के संग्रहालय में भी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अति दुर्लभ मूर्तियों को देख सकते हैं और भगवान बुद्ध के कई अवशेषों को देख सकते हैं। और ये पार्क का मेन सामने वाला ये हिस्सा है, जो ये स्तूप है, इसके मेन हिस्से के पार्क को मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। देखिए, ये अच्छा हुआ कि मैं गलती से ही शाम में आ गया। इससे आपको एक चीज ये भी देखने को मिला है कि शाम के समय में इस पार्क की खूबसूरती कैसी लगती है, क्योंकि आपको यहाँ के लाइट्स जो लगे हुए हैं वो भी देखने को मिल रही है। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो पाथ बना हुआ है, ट्रैकिंग पाथ, ये लाइट्स की वजह से कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।
और ये पौधे का डिजाइन देखिए, मतलब कितना खूबसूरती से इस पार्क को तराशा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। लगे हुए हैं देखिए। इसको भगवान बुद्ध के 2554वीं जन्म दिवस जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने विकसित करवाया था और पब्लिक के हवाले कर दिया था, ताकि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी तमाम चीजों को और तमाम पहलुओं को लोग जान सके और भगवान बुद्ध की तरह एक शांति का मार्ग अपना सके। दोस्तों, अभी हम फिलहाल लेजर शो को देखने जा रहे हैं, लेकिन इस पार्क में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर एक मेडिटेशन सेंटर है जिसको विपश्यना केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंटर की खासियत यह है कि अगर आप मानसिक तरीके से कमजोर हैं तो अगर आप फ्री में अगर 10 दिन इस मेडिटेशन सेंटर में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एक मजबूत इंसान बन के निकलेंगे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इस विपश्यना ध्यान केंद्र में आपको दुनिया से कटकर 10 दिन रहना पड़ेगा। आपको फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो इस बुद्धा स्मृति पार्क की कई ऐसी खासियतें हैं जो आपको एक अच्छे इंसान के रूप में और एक मजबूत इंसान के रूप में उभार सकती है। तो इस पार्क को आप कोई साधारण पार्क समझने की भूल तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये हमारे भगवान गौतम बुद्ध का पार्क है, जो कि पूरे विश्व में अपने शांति के संदेश द्वारा पहले ही पूरी दुनिया में परचम लहरा चुके हैं। यही वजह है कि तमाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, जो कि लगभग 50 से ऊपर की संख्या में है। ये जो पहाड़ पे हम लोग छोटे से पहाड़ पे चल रहे हैं, वहीं से आपको लेजर शो दिखाया जाएगा। ये लेजर शो की शुरुआत हो चुकी है बुद्धा स्मृति पार्क में। लेजर शो की खासियत ये है कि ये रामायण की थीम पर तो बेस्ड है, लेकिन बिहार के गुलामी के इतिहास से लेकर आजादी के इतिहास तक को ये दर्शाती है। ये लेजर शो ये आपको शाम के 7 बजे शुरू होती है। लेजर शो को देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इस बुद्धा स्मृति पार्क का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और यहाँ पे स्पेक्टेटर्स देखिए कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे बैठ के शाम में, अगर आप एक खूबसूरत शाम बिताना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, तो बुद्धा स्मृति पार्क की ओर रुख करें, वो भी शाम के समय, ताकि आप पार्क के साथ साथ लेजर शो का आप एक बार नज़ारा ले सकें। जो बैकग्राउंड में आवाज़ दिया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है, जो आधुनिकता के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, वो साथ साथ अपने धार्मिक विरासत को भी संजो कर रख सके और धर्म के बारे में भी कुछ जान सके। लेजर शो का मुख्य उद्देश्य मुझे तो यही फिलहाल दिखाई दिया है। आज आप सभी ने स्मृति पार्क के अंदर का पूरा दृश्य देखा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बुद्धा स्मृति पार्क के ऐतिहासिक क्षणों को बताने का प्रयास किया। दोस्तों, आज का जो बुद्धा स्मृति का ब्लॉग था वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से बने रहिए अपने भाई धीरज मेहता के साथ इंडोनेस्ट ब्लॉगर चैनल पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।